वेलकम एवरीवन। यूनिट 2 में HTML और CSS का रिवीजन करना था। इसमें पूरा ही मैंने HTML और CSS कंटेंट इंक्लूड किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। एक फ्रेश क्लासेस को समझो, राइट। स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं इससे। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पहली चीज़ फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। दूसरा, HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। आप वेबसाइट्स ओपन करते हो तो उसमें जितना भी कंटेंट आपको दिखाई देता है, राइट, पहली चीज हो गई, जितना भी कंटेंट आपको दिखाई देता है, ठीक है। अब वो कंटेंट, राइट, पैराग्राफ्स दिखाई देते हैं, इमेजेस दिखाई देती हैं, सारी चीजें दिखाई देती हैं, राइट। बट जो कंटेंट कैसा दिखाई देगा, राइट, कंटेंट कैसा दिखाई देगा वो कौन डिसाइड करेगा? HTML। हमारे पास कंटेंट है, वो कंटेंट वेब पेज पर कैसा दिखाई देगा वो कौन डिसाइड करेगा? हमारा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक चीज। दूसरा, HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। कंटेंट मतलब जब आप वेब ब्राउजर ओपन करते हो तो उस वेब ब्राउजर में कौन चीज कहाँ पे दिखाई देगी। लाइक ये सर्च बॉक्स है और यहाँ पे एक बटन लगी, सर्च बटन। अब ये कैसा दिखाई देगा, राइट, उसका स्ट्रक्चर, इस वेब पेज का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा वो डिसाइड करेगा HTML। देन HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेज। अब HTML, जैसे हमने आपको बताया कि HTML क्या होता है, हम लोग एक एडिटर होता है जैसे नोटपैड, जैसा कि लैब में भी हम लोगों ने इस पे प्रोग्राम बनाया था। तो इस नोटपैड पे हम लोग क्या करते थे, पूरा HTML का कोड लिखते थे। यहाँ पर HTML कोड, इस HTML कोड को लिखने के लिए कुछ इसके बेसिक एलिमेंट्स होते थे जिसे हम लोग टैग्स कहते हैं। उन्हीं टैग्स का यूज करके पूरा हम लोग HTML पेज बनाते हैं, राइट। यहाँ पे जो HTML एलिमेंट्स हैं उनको इनका बेसिक एलिमेंट या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कह रहे हैं। इन्हीं HTML एलिमेंट्स को हम लोग टैग्स कहते हैं, राइट। HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। पूरा का पूरा अगर HTML कोडिंग करनी है तो आपको टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें हो गई। एक हो गया वेब पेज। इस वेब पेज को बनाने के लिए कैसा वेब पेज का स्ट्रक्चर होगा ये सब कौन डिसाइड करेगा? HTML जो लैंग्वेज है वो। और HTML के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, इसको याद रखना कि HTML के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं? टैग्स। ओके, फाइन। ये सब क्योंकि MCQs होने हैं तो MCQs में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि HTML के बेसिक एलिमेंट्स कौन होते हैं, वो टैग्स होते हैं। अब टैग्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन क्या होगी वो हम आगे देखते हैं, राइट। HTML टैग्स लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ्स, टेबल्स। एग्जाम्पल क्या दिए हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग वेब पेज यूज करते हैं तो उस वेब पेज में कंटेंट में क्या क्या हो सकता है? कोई भी हेडिंग हो सकती है, राइट, या कोई भी पैराग्राफ्स हो सकते हैं, या टेबल्स हो सकती हैं। तो इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टैग्स बनाए गए हैं। देखो, ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। अब टैग्स के बारे में आगे जाने से पहले और भी थोड़ा बहुत जैसे दिया हुआ है कि टैग्स के अंदर टैग्स हो सकते हैं कि नहीं। जैसे सबसे बेसिक एलिमेंट जो होता है HTML टैग, सारा का सारा कोड हम लोग इसी टैग के अंदर लिखते हैं। अभी सारी डिटेल में आते हैं, बट इतना समझ लो कि जैसे ये ओपनिंग टैग हो गया और ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया, इसी टैग के अंदर सारे टैग्स लिखे जाते हैं। जैसे हमने लिख लिया हेड, राइट, हेड ओपन किया, हेड क्लोज कर दिया, ये जैसे टैग हो गया तो क्या वो HTML के अंदर दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे टैग्स भी आ सकते हैं। तो टैग्स के अंदर टैग्स लिखने को ही हम लोग नेस्टेड HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। नेस्टेड का मतलब समझ गए, एक टैग का पेयर है उसके अंदर दूसरे टैग लिखे जा सकते हैं, उसे ही नेस्टेड कहते हैं। तो ये चीज याद रखना कि HTML प्रोग्रामिंग में HTML का जब कोड लिखते हैं तो नेस्टेड टैग्स भी यूज होते हैं। ओके, ठीक है। MCQs के लिए इस तरह पढ़ना जरूरी है। ओके, देन ब्राउजर्स डू नॉट डिस्प्ले, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ब्राउजर्स डू नॉट डिस्प्ले HTML टैग्स। जितने भी आप HTML का, जैसे हमने कहा था कि ये नोटपैड है, इस नोटपैड में हम लोग HTML टैग्स का यूज करेंगे। तो ये जो आप टैग्स यूज कर रहे हो,
HTML, यहाँ पे देखो क्लोज हो गया, इसके अंदर पैराग्राफ्स, बॉडी, हेडिंग सब होंगे। तो जो कंटेंट होगा, जैसे पैराग्राफ आपने लिखा तो पैराग्राफ के अंदर जो भी लाइंस होंगी वो वहां पे दिखाई देंगी वेब पेज पे, बट उस पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टैग, जैसे आपने P यूज किया, यहाँ पैराग्राफ लिखा और ये P क्लोज कर दिया, तो ये जो टैग है वो वेब ब्राउजर पे नहीं दिखाई देते, जो ये कंटेंट है ये दिखाई देता है। ये टैग्स जो होते हैं वो सिर्फ वेब ब्राउजर को ये बताते हैं कि जो चीज आप अब रिप्रेजेंट करने वाले हो वेब पेज पे वो क्या है। जैसे ये पैराग्राफ था तो ये P वेब ब्राउजर को बता देगा कि ये पैराग्राफ है। वैसे अगर कोई हेडिंग है तो हेडिंग के लिए H1 यूज कर लो, हेडिंग लिखो और H1 से क्लोज कर दो। तो हेडिंग ये वेब ब्राउजर को बताती है कि जो चीज आप रिप्रेजेंट करने वाले हो वो एक हेडिंग है, राइट। तो HTML टैग्स वेब पेज को ये बताते हैं कि जो आप रिप्रेजेंट करने वाले हो वो क्या है, उसे कैसा रिप्रेजेंट करना है, राइट। कंटेंट को कैसा रिप्रेजेंट करना है वो हमारे HTML टैग्स वेब ब्राउजर को बताते हैं। ओके, सो HTML पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है। इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज यही है कि प्रोग्राम बनता कैसा है। तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर पूछा जाए, ये स्ट्रक्चर लिखने को आ जाए तो कैसे लिखोगे। सबसे पहले एक टैग और होता है, इसमें हमने नहीं दिखाया है, एक्सक्लेमेटरी साइन, डॉट टाइप, अभी आगे आएगा, वैसे आगे एग्जांपल्स में मैंने ऐड किया है HTML। यहाँ पे जो पहला टैग ये होता है, ये बताता है राइट वेब ब्राउजर को कि जो आप वेब पेज ओपन कर रहे हो, जो आप अपना HTML पेज ओपन कर रहे हो या जिसकी कोडिंग आप पढ़ने वाले हो वो कोडिंग HTML लैंग्वेज की है। फाइन, ओके। सो पहला इसमें जो टैग होता है HTML, सबसे बेसिक एलिमेंट, या इसे रूट एलिमेंट भी कहते हैं या रूट टैग भी कहते हैं। पूछा जाए HTML पेज का रूट टैग या रूट एलिमेंट क्या होता है, रिमेंबर दिस थिंग, रूट एलिमेंट होता है वो होता है HTML टैग। रिमेंबर दिस थिंग फॉर MCQ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। HTML, अब HTML टैग यहाँ देखो ओपन किया, जितने भी टैग्स होते हैं उनका एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। तो ओपनिंग टैग दिखाने का तरीका क्या होता है, ओपनिंग टैग हमेशा उसके टैग के नाम से स्टार्ट होता है, क्लोजिंग टैग बैकस्लैश वही उसका नाम HTML। अभी टैग्स के बारे में और डिटेल में आएंगे, फिलहाल इतना जान लो कि हम लोग जो टैग बनाते हैं, ओपन करते हैं, उसे क्लोज भी करते हैं। तो यहाँ पे देखो HTML का ओपनिंग टैग है और यहाँ नीचे देखो आके HTML का क्लोजिंग टैग है। अब इसी टैग के अंदर बाकी सारे टैग्स आएंगे, इसीलिए इसको नेस्टेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, या जो टैग्स हैं वो नेस्टेड होते हैं, एक के अंदर एक हो सकते हैं, राइट। सो HTML के बाद सबसे पहला जो टैग लिखते हैं वो हेड आता है। हेड ओपन किया, हेड क्लोज किया, और हेड के अंदर, हेड ये इंफॉर्मेशन बताता है वेब ब्राउजर को कि जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो इस वेब पेज के बारे में है, अबाउट वेब पेज, कंटेंट के बारे में नहीं, अबाउट वेब पेज। तो ये बताता है, जैसे टाइटल टैग, हेड के अंदर एक टाइटल टैग आता है, ये टाइटल टैग ओपन किया, टाइटल टैग क्लोज किया, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है ये वेब ब्राउजर में टाइटल वाले टैग में, टाइटल में दिखाया जाता है। जैसे ये आपका वेब पेज है तो वेब पेज में टैब्स होती हैं, जैसे क्रोम खोला तो इस टैब में जब ये पेज खोलोगे तो ये बताएगा कि कौन सा पेज है। जैसे इस पेज का नाम दे दूं बेसिक पेज, तो ये बेसिक यहाँ पे दिखाई देगा, ओके। सो टाइटल हो गया, हेड के अंदर टाइटल हो गया। देन एक फ्रेश टैग स्टार्ट करते हैं, बॉडी। इस बॉडी के अंदर आप जो भी चीजें दिखाओगे वो वेब पेज पे दिखाई देंगी, राइट। ये देखो वेब पेज की ये यहाँ पे बॉडी होती है पूरी, इस बॉडी में यहाँ वाली चीजें दिखाई देती हैं, ओके। सो दिखाई देती, इसके अंदर क्या क्या आता है, हेडिंग्स आते हैं, पैराग्राफ्स आते हैं, एंकर टैग्स आते हैं, लिंक्स आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो वो सारी चीजें हम अभी डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर में आप ये समझ लो कि सबसे पहले, जैसे इसमें एक बार और रिवाइज कर देते हैं, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओगे, जिन्होंने अभी तक कोई क्लास अटेंड इसकी नहीं की है वो भी चीज यहाँ पे क्लियर कर लें। फाइन, सबसे पहले HTML टैग होता है, HTML ओपन किया, HTML क्लोज किया, राइट। उसके बाद एक हेड टैग होता है, हेड के बाद बॉडी टैग होता है। हेड के अंदर टाइटल वगैरह करते हैं या फिर कहीं और कोई स्टाइल शीट इस वेब पेज के लिए बनाई हो या कुछ भी, तो वो यहाँ पे रखते हैं। दूसरी चीज, बॉडी के अंदर वो सारा कंटेंट होता है जो हमें वेब पेज पे दिखाना। स्ट्रक्चर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके,
हमने जैसे बात की कि सबसे पहला जो टैग होता है वो क्या होता है, सबसे पहला टैग होता है डॉक टाइप HTML। देखो डॉक टाइप HTML हमने क्या बताया। अच्छा, इसको समझने से पहले एक चीज मैं और समझाना चाहूंगा कि हम लोग जो इसमें प्रोग्राम लिखते हैं, राइट, उसके लिए एडिटर चाहिए। जैसे वर्ड में हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो एक चलो हम थोड़ा सा एग्जांपल साथ में लेते चलते हैं। ये वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल है, वहां पे कोई भी हमने जैसे पैराग्राफ लिखा, हेडिंग लिखी, फिर उसके बाद पैराग्राफ लिखा, फिर एक इमेज लगाई, लाइक दैट, इस तरह वर्ड पे हमने बनाया। और उसे सेव करने के लिए जैसे हमने नाम दिया डॉक्यूमेंट, इसका एक्सटेंशन क्या होता है फाइल का, डॉक्यूमेंट डॉट डॉकएक्स, राइट, ये इसका एक्सटेंशन होता है फाइल का। जैसे नोटपैड वाली फाइल, हम सिंपल नोटपैड वाली फाइल बनाते हैं तो फाइल का नाम .txt होता है, टेक्स्ट फाइल, राइट। जैसे कोई इमेज होती है तो इमेज का नाम .jpg बोलते हैं। तो इस तरह से एक्सटेंशंस होते हैं। इन एक्सटेंशंस का क्या फायदा होता है, कैसे क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आपके डेस्कटॉप पर कोई फाइल सेव है, ये वाली डॉक्यूमेंट डॉट डॉकएक्स, तो आप उस पे जाते हो और उस पे डबल क्लिक करते हो तो क्या होता है, अपने आप वर्ड ओपन होता है और वर्ड के अंदर वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। उसी तरीके से जैसे ये वाली फाइल .txt, यहाँ पे कोई भी नेम होगा फाइल का, इस पे जाके डबल क्लिक करते हो तो क्या होता है, एक वेब ब्राउजर, एक नोटपैड ओपन होता है और उसमें नोटपैड में सारी चीजें ओपन कर देता है इस फाइल की। उसी तरह जब इमेज वाला खोलते हो तो इमेज व्यूअर खुलता है, उसके अंदर आपकी इमेज दिखाई देती है। ये सब कैसे हो रहा है, डबल क्लिक तो करो, कैसे अलग से पहचान रहा है कंप्यूटर कि हमें किस एप्लीकेशन में आपका ये पेज खोलना है, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो एक्सटेंशन है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब डबल क्लिक करते हो तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसके एक्सटेंशन को देखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज आपके कंप्यूटर में होता है, विंडोज, एंड्रॉयड आपके सिस्टम में होता है, मोबाइल वगैरह में, उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इस एक्सटेंशन को देखता है और समझ जाता है कि किस एप्लीकेशन में हमें ये पेज खोलना है। डॉकएक्स से समझ जाता है वर्ड में खुलेगा, यहाँ इसके एक्सटेंशन txt से समझ जाता है कि नोटपैड में ओपन होगा, और यहाँ एक्सटेंशन .jpg से ये समझ जाता है कि ये वाला पेज हमें इमेज व्यूअर में खोलना है। फाइन। इसी तरह जब आप HTML का पेज कोई बनाते हो तो उस HTML पेज को सेव करते हो तो कैसे, नोटपैड पे जरूर लिख रहे हो, लेकिन सेव करते टाइम कैसे लिखोगे, जो भी आपका फाइल का नाम होगा, फाइल नेम .html इस फाइल का एक्सटेंशन होगा, या एक और एक्सटेंशन हो सकता है .htm, दोनों सेम होंगे। तो रिमेंबर दिस थिंग फॉर MCQ दैट HTML पेज को हमेशा हम लोग किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, या तो HTML होगा या HTM होगा। रिमेंबर दिस थिंग, फाइन, ओके। अब क्या होगा, जैसे फाइल आपके डेस्कटॉप पे हमने सेव कर ली, क्या साइज सेव की, फाइल नेम .html, ये वाली फाइल आपकी सेव थी डेस्कटॉप पे। इस पे हमने क्या किया, डबल क्लिक किया तो क्या होगा, वेब ब्राउजर, जो भी आपके सिस्टम में वेब ब्राउजर होगा, उस वेब ब्राउजर में एक वेब पेज की तरह ये ओपन हो जाएगा, राइट। वेब ब्राउजर जैसे वर्ड के लिए डॉक्यूमेंट डॉकएक्स के लिए वर्ड ओपन करता था, वैसे ही HTML फाइल को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर चाहिए, राइट। सो वेब ब्राउजर में ये पेज ओपन हो जाएगा। इतने तक क्लियर हो गया, फाइन। अब हम आगे बात करते हैं। ओके, ठीक, हमने कहा था यहाँ पे एक चीज बतानी थी मुझे, वो ये है कि जैसे डॉक टाइप HTML है, जब आप ओपन करते हो तो वेब ब्राउजर ओपन करता है, डबल क्लिक करते हो वेब ब्राउजर ओपन करता है। ये वेब ब्राउजर क्या करता है, डॉक टाइप HTML, यहाँ ये पहला एलिमेंट पढ़ता है। जब पहला एलिमेंट ये पढ़ता है तो ये समझ जाता है कि मैं HTML लैंग्वेज वाला कोई कोड पढ़ने जा रहा हूँ, फाइन। ये मेरा डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, वो HTML है, ओके। देन नेक्स्ट वाली जो चीज है वो है ओके, फिर हमने कहा HTML टैग यहाँ स्टार्ट होता है, उसके बाद हेड आता है, हेड के अंदर टाइटल टैग स्टार्ट हुआ और टाइटल टैग क्लोज हुआ। जो भी यहाँ चीज लिखोगे वो वेब ब्राउजर की टैब में दिखाई देगा, ठीक है, उस वेब पेज का नाम दिखाई देगा। देन बॉडी टैग स्टार्ट होता है, बॉडी टैग में हम लोग हेडिंग्स रखते हैं, पैराग्राफ्स रखते हैं, उसके बाद बॉडी टैग क्लोज, ये वाला देखो बॉडी टैग क्लोज कर दिया, उसके बाद ये HTML क्लोज कर दिया, फाइन। सो ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखना ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो MCQs में होते हैं वो क्या है।
सबसे पहला पॉइंट है कि डॉक टाइप HTML डिक्लेयर्स, थोड़े से जो हम बता रहे थे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो यहाँ लिखी हुई है ताकि आप लोग आराम से याद कर सको। डिफाइंस दिस डॉक्यूमेंट टू बी HTML5। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, वो HTML5 है, ये वाला टैग ये बताता है, राइट। इसी तरह नेक्स्ट HTML टैग है। HTML टैग एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। HTML पेज का जो रूट एलिमेंट होता है वो HTML टैग होता है, रिमेंबर दिस थिंग। देन हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। मेटा इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो किसी वेब पेज के बारे में कुछ बताती है उसे मेटा इंफॉर्मेशन कहते हैं, फाइन, ओके। जैसे वेब पेज का नाम क्या होगा इसलिए उसमें टाइटल अंदर हम लोगों ने टैग डाला हुआ है, राइट, ओके। टाइटल एलिमेंट इज फर्साइज टाइटल फॉर द वेब डॉक्यूमेंट। वेब डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होगा, वो टाइटल बताएगा, ओके। बॉडी एलिमेंट कंटेन्स द विजिबल पेज कंटेंट। जो आपके वेब पेज पे चीजें दिखाई देती हैं वो बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। जैसे ये चीजें हेडिंग्स और पैराग्राफ ये सब आपके वेब पेज पे दिखाई देंगे। रिमेंबर वन थिंग, टैग्स रिप्रेजेंट, टैग्स वहां दिखाई नहीं देते बट जो कंटेंट है अंदर वो दिखाई देता है। इसी तरह हेडिंग के लिए H1 और पैराग्राफ के लिए P, इनके हम लोग थोड़ा सा बाद में आते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है कि H1 एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग। हेडिंग्स अगर दिखाना, उसमें सबसे लार्जेस्ट हेडिंग अगर दिखानी है तो उसके लिए H1 टैग यूज होता है, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। आगे भी फुल डिटेल में आते हैं टैग्स में, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो टैग्स पे आ गए। मेन चीज तो यही है कि टैग्स क्या है और कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। सी, ओके, HTML पैराग्राफ। सबसे पहले पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, तो पैराग्राफ क्या होता है, जैसे आपने एक लाइन स्टार्ट की, दूसरी लाइन स्टार्ट की, तीसरी लाइन, यहां तक आपने एक पैराग्राफ लिख लिया वर्ड फाइल में। अब वर्ड फाइल में ये हमने लिख के रख लिया, इसको हमें क्या करना है, अगर हमें वेब पेज पे दिखाना है तो क्या करना होगा, HTML कोड में लिखना होगा। तो HTML में हम क्या करेंगे, सिंपल थोड़ा सा बता देते हैं। यहां से HTML स्टार्ट किया, राइट, और यहाँ पे HTML क्लोज किया, राइट। उसके बाद हमने अपना हेड स्टार्ट किया, हेड के बाद यहाँ टाइटल लिखा और हेड को क्लोज कर दिया। इतना तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ टाइटल अंदर है, राइट, टाइटल, और यहाँ टाइटल लिखा और टाइटल क्लोज, इसके बीच में ये था, राइट। इसके भी हमें कुछ लेना देना नहीं फिलहाल। बॉडी के अंदर हम लोग पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी क्लोज किया, राइट। इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखना था ये वाला, तो ये पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ के स्टार्टिंग में एक टैग लगा दिया P और यहाँ एंड में एक इसको क्लोज कर दिया, राइट। अब क्या होगा, जो ये पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वेब ब्राउजर अपना रीड करेगा ना, ये रीड करता हुआ यहाँ पे आएगा, देखेगा क्या रिप्रेजेंट करना है, एक पैराग्राफ। तो जो भी बीच में लिखा होगा वो एक पैराग्राफ की तरह उसमें दिखाता चला जाएगा वेब ब्राउजर में, और जहां तक, कहां तक, जब तक उसे क्लोजिंग टैग नहीं मिल जाता, ठीक है। तो टैग्स क्या होते हैं, एक ओपनिंग टैग होता है, टैग का नाम यहाँ, राइट, ये ओपनिंग टैग हो गया, उसके अंदर जो भी कंटेंट आप लिखते हो उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग, राइट, सेम नेम, टैग का ओपन, टैग क्लोज। तो टैग कितने टाइप्स के होते हैं फॉर MCQ, दो तरह के, एक ओपन टैग, एक क्लोज टैग, याद रखना, MCQ में पूछा जा सकता है, फाइन, ओके। सो पैराग्राफ में P स्टार्ट करते हैं, P से क्लोज करते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ में और कुछ बताने लायक नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, पैराग्राफ जो इसमें रिप्रेजेंट करते हैं उसमें मान लो अगर P के अंदर आप कोई पैराग्राफ शुरू करते हो, वर्ड ये हो गया, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, फिर आप चाहते हो बहुत सारा स्पेस यहाँ पे आ जाए, ये वाला, इस स्पेस को छोड़ के फिर अगला वर्ड, इस तरह करते हो, सोचते हो कि ऐसा ही वेब ब्राउजर पे दिखाई दे। तो रिमेंबर, जब भी P वो देखेगा, जब भी P देखता है तो ये जो बीच के स्पेसेस होते हैं उनको कभी भी रीड नहीं करता है, वो नॉर्मल ये स्पेस कभी नहीं दिखाएगा, सिंपल लिखेगा यहाँ से यहाँ, फिर अगला वर्ड, फिर ये, ठीक है। तो व्हाइट स्पेसेस को काउंट पैराग्राफ नहीं करता है। फॉर MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैराग्राफ जो होता है व्हाइट स्पेसेस को रीड नहीं करता है, डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। पैराग्राफ कभी भी स्पेसेस को रीड नहीं करता है, ओके, फाइन। प्री टैग, इसीलिए हम अगर चाहते हैं कि मान लो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, ये यहाँ, बीच में कुछ स्पेस छोड़ दिया, फिर अगला, फिर ये स्पेस छोड़ दिया, ये हम चाहते हैं कि जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही वहां दिखाई दे, प्री डिफाइंड कर दिया कि हमें ऐसा ही पैराग्राफ चाहिए, तो पैराग्राफ P की जगह पर प्री यूज करते हैं। प्री मतलब प्री डिफाइंड, ये वाला टाइप प्री,
प्री अगर लगाओ बीच में ऐसा अपना है तो बीच में स्पेस, फिर आगे, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो प्री यहाँ पे खत्म करो, प्री क्लोज करो, राइट। तो अगर प्री लगा दोगे तो प्री डिफाइंड पैराग्राफ हो जाएगा, जैसा आप चाहते हो वैसा ही दिखाई देगा। जैसे यहाँ प्री स्टार्ट किया, इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा और प्री से क्लोज कर दिया, ये देखो इटैलिक है। आप जब वेब ब्राउजर में जाओगे तो ये इटैलिक ही दिखाई देगा, राइट। इटैलिक इसकी जगह नहीं, जैसे थोड़ा सा टिल्टेड है ये लिख दिखा हुआ, वैसा ही दिखाई देगा। अगर यहाँ पी आप लगा देते तो चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बाद में कैसा दिखाई देगा, नॉर्मल, ठीक है। प्री समझ गए, पी समझ गए। पी क्या करता है, अंदर के व्हाइट स्पेसेस और जो भी आप लिखते हो उनको काउंट नहीं करता है। प्री क्या करता है, जैसा आप लिखते हो वैसा ही प्री डिफाइंड वहां पे दिखा देता है। आई थिंक पैराग्राफ क्लियर होगा। ओके, रिमेंबर कर लिया होगा अब तक ये चीज कि व्हाइट स्पेसेस काउंट नहीं करता है, प्री काउंट करता है। ओके, डिफरेंस पूछा जा सकता है, फाइन। अब दूसरे टैग की बात करते हैं, वो है हेडिंग। हेडिंग के लिए एच स्टार्ट करते हैं, एच यूज करते हैं। अब आप जानते हो कि पूरे डॉक्यूमेंट में बहुत सारी टाइप की हेडिंग्स होती हैं। एक बोल्ड हेडिंग होती है बड़ी वाली, सॉरी, फिर बस उसके नीचे सब हेडिंग्स होती हैं, फिर उसके नीचे सब हेडिंग्स होती हैं। तो उनको दिखाने के लिए इसमें टैग्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स बनाई गई हैं। इनके ओपनिंग और इनके क्लोजिंग टैग H1 और ये H6, राइट। यहाँ पे देख लो, जैसे H टैग यूज होता है। H टैग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स यूज करने के लिए H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 जो हेडिंग होती है सबसे लार्जेस्ट हेडिंग को, सबसे बड़ी हेडिंग को दिखाने के लिए H1, लार्जेस्ट हेडिंग, रिमेंबर दिस थिंग, लार्जेस्ट हेडिंग दिखाने के लिए H1 यूज करते हैं। उसके बाद जो H2 होती है H1 से कुछ छोटी, H3 H2 से कुछ छोटी, H4 H3 से कुछ छोटी, H5 H4 से और H6 H5 से। तो H6 सबसे स्मॉलेस्ट, रिमेंबर दिस थिंग, स्मॉलेस्ट हेडिंग दिखाने के लिए H6, लार्जेस्ट हेडिंग दिखाने के लिए H1। आई थिंक आई एम क्लियर। रिमेंबर H1 से लेकर रेंज क्या होती है, H6 तक, और इनके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं, फाइन। सो अब तक याद हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर आता है लिंक टैग के बारे में। अच्छा, अब लिंक टैग के आगे बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा एक टैग होता है, टैग लिखने का तरीका कि दो ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले दोनों सिंबल होते हैं। इन सिंबल के अंदर जैसे मान लो हमने लिखा H1, ये एक टैग हो गया, राइट। अब इस टैग में हमने कहा कि हेडिंग तो हो गई, पर मैं चाहता हूं हेडिंग से ये समझ जाएगा कि बड़ी हेडिंग दिखानी है। अगर मैं कहूं कि इस हेडिंग के बारे में कुछ मैं कहना चाहता हूं कि इसका कलर कैसा होगा, तो कलर दिखाने के लिए यहां पे एक एट्रीब्यूट यूज किया जाता है उसी टैग के अंदर। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी भी टैग के बारे में जो बताता है, किसी भी टैग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, रिमेंबर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैग। टैग्स क्या होते हैं, उस वेब पेज पे बताते हैं कि कंटेंट कैसा दिखाई देगा। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो उस टैग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे अब मैंने कहा कि H1 का कुछ एट्रीब्यूट ले लो, जैसे कलर। हम चाहते हैं कि उसका कलर कैसा हो, उसका कलर रेड हो हेडिंग का। तो इसके अंदर जैसे हमने लिखा यहाँ पे हेडिंग, जो भी हेडिंग आपने लिखा उसके बाद उसको H1 को क्लोज कर दिया। एट्रीब्यूट सिर्फ स्टार्टिंग ओपनिंग टैग में ही लिखे जाते हैं, क्लोजिंग टैग में नहीं। रिमेंबर दिस थिंग, जब भी एट्रीब्यूट के बारे में कुछ पूछा जाएगा, पॉइंट क्या होगा कि एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमेशा ओपनिंग टैग में लिखे जाते हैं, ना कि क्लोजिंग टैग में, फाइन। एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग में लिखे जाते हैं, ना कि क्लोजिंग टैग में, एक चीज। और एट्रीब्यूट क्या करते हैं, उस जिस टैग में एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं उस टैग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, फाइन। दिखाने का तरीका क्या होगा, कलर, राइट, कलर रेड, ये कलर कहाँ, कलर क्या हो गया, एक एट्रीब्यूट हो गया। अब बात यह आती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो एट्रीब्यूट लिखने का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस पर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा, ये एक टैग था, तो यहाँ पे टैग का नाम होगा, टैग नेम। ये जैसे मान लो यहाँ पे टैग क्लोज हो रहा, उस टैग के बारे में आगे, उस टैग के आगे जैसे जो भी हेडिंग थी या जो भी था लिखा, फिर उसके बाद उसको टैग का नाम लिख के क्लोज कर दिया, फाइन। अब यहाँ पे हमने कहा एट्रीब्यूट होगा,
तो एट्रीब्यूट का स्ट्रक्चर क्या होता है, एट्रीब्यूट जो भी आप लिख रहे हो, एट्रीब्यूट नेम, उसका नाम लिखोगे इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये क्या होता है, ये उसका एट्रीब्यूट का नाम हो गया और उसकी वैल्यू हो गई ये, राइट उसकी वैल्यू तो यही होगी ना, जैसे कलर रेड तो कलर उसका प्रॉपर्टी हो गई, ये एट्रीब्यूट नाम हो गया और उसकी वैल्यू रेड होती थी, तो वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी। फाइन, एट्रीब्यूट का नाम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू, स्ट्रक्चर याद रखना। फाइन, तो यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है, एक हमने कहा कि लिंक टैग। लिंक सबसे पहली बात क्या होता है, किसी वेब पेज में जैसे हम लिखा होता है गो टू किसी अदर, गो टू अदर आर्टिकल, और उस पर क्लिक करते हो तो दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता है। तो एक वेब पेज के अंदर एक ऐसी हेडिंग लिखी है या एक ऐसी लाइन लिखी है जिस पे क्लिक करते हो तो दूसरे पेज में पहुंच जाते हो, दूसरे वेब पेज में। तो जो ये लिंकिंग है वेब पेज के बीच में, उसे ही लिंक टैग के थ्रू करते हैं। जैसे अगर आपके यहाँ पे लिखा है, एक वेब पेज आपने लिखा था, आपके वेब पेज पे लिखा था सर्च, ये एक सिंपल लिखा था, इस सर्च पे आप जब अपना कर्सर लेके जाते हो तो हैंड पोस्चर बना देता है, उस पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, ये गायब हो जाता है या फिर ये रहता है और दूसरी टैब में एक अदर वेब पेज सर्च के लिए, जैसे गूगल सर्च यहाँ लिखा था तो गूगल वाला पेज वहां खुल जाएगा और यहाँ पे सर्च वाला बटन बन जाएगा और यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हो। मीन्स आपके पेज में लिंक किसका दिया हुआ था, इस गूगल पेज का, www.google.com। आई थिंक अब मुझे आप लोग समझ गए होंगे कि लिंक टैग का मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को लिंक करने के लिए लिंक टैग यूज करते हैं। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को, रिमेंबर दिस पॉइंट, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को लिंक करने के लिए लिंक टैग यूज किया जाता है। ओके, तो लिंक टैग के लिए यहाँ पे इसको एंकर टैग भी बोलते हैं, एंकर टैग भी बोलते हैं, राइट। एंकर टैग को रिप्रेजेंट करने के लिए ए से ओपन और ए से क्लोज, इसके बीच में जो भी कुछ लिखा जाता है उस पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे हमने गूगल सर्च लिख दिया तो गूगल सर्च पे क्लिक कर सकते हो। फाइन, ओके। अच्छा, अब आप क्लिक तो कर दोगे, लेकिन क्लिक करने के बाद आपको ये पता भी तो होना चाहिए कि आखिर कौन से वेब पेज पे जाना है या कौन सा वेब पेज लिंक करना है। तो उसी लिंकिंग को दिखाने के लिए इस एंकर टैग के साथ एक एट्रीब्यूट यूज होता है जिसे बोलते हैं href। एक एंकर टैग स्टार्ट किया, इसके बाद एक एट्रीब्यूट हमें लिखना है जो ये बताएगा कि उस वेब पेज का लिंक क्या है, अदर वेब पेज का लिंक क्या है, अदर वेब पेज लिंक या एड्रेस। ठीक है, सबसे थोड़ा कंफ्यूजिंग यही हो सकता था, इसलिए मैं इसको इतना टाइम दे रहा हूं कि अदर वेब पेज का लिंक क्या होगा वो हम लोग एट्रीब्यूट के थ्रू बताएंगे। कैसे दिखाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे ए, अब ए के बाद एट्रीब्यूट एक होता है href, हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस मींस अदर वेब पेज का रेफरेंस क्या है, तो वो रेफरेंस दिखाने के लिए एट्रीब्यूट का क्या स्ट्रक्चर था, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। अब अदर वेब पेज का लिंक और वेब पेज का लिंक क्या होता है, सिंपल उसका URL, जैसे google.com। समझ गए। अच्छा, अब जब देखते हो URL वहां पे करते हो तो https:// then www.w3schools.com या www.google.com जो भी है। तो ये HTTPS एक स्टैंडर्ड होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो वेब पेजेस के सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है। HTTPS तरीका इसका याद कर लेना कि कैसे लिखा जाता है लिंक, रिमेंबर ये लिंक याद कर लेना। फाइन, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे गूगल सर्च या जो भी लिंक आपको लिखना है लिख लो और एंकर टैग को क्लोज कर दो। इसको अगर चाहो तो पॉज करके वापस आके फिर से देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, राइट। लिखने का तरीका, यहाँ पे एट्रीब्यूट href होता है और इसकी वैल्यू ये हो गई। इसके बाद जो भी लिंक गूगल, जो भी आपको लिखना है गूगल लिखो और उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर दो। फाइन, ओके। Attributes are used to provide additional information about HTML elements या tags। Elements क्या होते हैं, tags। ठीक है, स्ट्रक्चर इसमें देख लेते हैं एक बार। ओके, स्ट्रक्चर इसमें नहीं दिखाया गया अभी। फाइन, हमने स्ट्रक्चर बता ही दिया है, आगे और आएगा, राइट। अब इमेजेस, हमने कहा कि आप इमेजेस भी उसमें वेब पेज में दिखाते हो, तो इमेज दिखाने के लिए कौन सा टैग यूज करोगे, img टैग। इमेज दिखाने के लिए img टैग यूज करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है MCQs में पूछा जाता है कि img जो टैग है उसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है।
दो तीन कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, जिसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होते हैं। तो उसमें से एक ये हो गया कि इमेज टैग जो होता है उसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। मीन्स ऐसा कोई टैग नहीं है, IMG ऐसा कोई टैग नहीं है। सिंपल सिर्फ IMG टैग लिखोगे, ठीक है। अब IMG टैग जैसे लिख दिया तो उससे वेब ब्राउजर ये तो जान गया कि भाई इमेज लगने वाली है, बट उसे ये कौन बताएगा कि इमेज का एड्रेस कहाँ है, कहाँ से वो इमेज उठ के आएगी, इमेज कैसी दिखाई देगी, छोटी कि बड़ी। तो वो सब बताने के लिए क्या यूज करोगे, इस इमेज टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन बताना है तो हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे। और एट्रीब्यूट यूज करने के लिए सिंपल ये वाला स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, IMG टैग स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे मान लो IMG टैग ओपनिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, राइट। तो IMG, इसके बाद एट्रीब्यूट यहाँ लिखे जाएंगे यहाँ पर। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं पहले तो वो देख लो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे एंकर टैग में हमने बताया कि लिंक करने के लिए वेब पेज का एड्रेस चाहिए था, तो href यूज कर लिया एट्रीब्यूट। वैसे ही यहाँ पर इमेज के सोर्स को पता करना है कि इमेज कहाँ से उठ के आएगी, तो उसके लिए src एक एट्रीब्यूट होता है। इस लिखने का तरीका, स्टार्ट किया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और यहाँ पे क्या होता है, उस इमेज का नाम। मान लो जो भी फोल्डर है आपके कंप्यूटर में, उस फोल्डर में वो इमेज पड़ी होगी, तो उस फोल्डर का नाम, ठीक है, फोल्डर, और उसके बाद स्लैश, स्लैश के बाद उस इमेज का नाम, इमेज जो भी आपकी इमेज रही है, .jpg उसका एक्सटेंशन लिखना जरूरी है। image.jpg ये हो गया सोर्स, यही उसका मेन एट्रीब्यूट होता है कि वो फोल्डर में जहां पे पड़ी उस फोल्डर का नाम प्लस उस इमेज का नाम, ओके। उसके बाद ये दो और एट्रीब्यूट हैं, विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट ये बताते हैं कि कितनी चौड़ाई होगी और उस इमेज की कितनी लंबाई होगी, ठीक है। रिमेंबर, इमेज में कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, src सोर्स। उसके साथ साथ आप विड्थ और हाइट भी उसकी बता सकते हो, ओके फाइन। अब इन सब के बारे में हम समझ गए कि भाई ये सारे पेज हैं हमारे पास, इस तरह से हमारा एक वेब पेज बन जाता है। अब आप देखते होगे कि वेब पेज में बहुत सारी, कई सारे देखते होगे बैकग्राउंड कलर बहुत अच्छा होता है, या कई बार देखते होगे इमेज छोटी बड़ी हो रही है, या फिर वीडियो आ जा रहा है, ठीक है, मार्क्यू आ जा रहा है, कोई नोटिफिकेशन आता है। एकेटीयू की साइड देख लो तो नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन मूव करते रहते हैं इधर से इधर डायरेक्शन में, या फिर इधर से इधर डायरेक्शन में। नोटिफिकेशन में देखते हो कि एक नोटिफिकेशन अपने आप ऊपर स्क्रॉल करता रहता है। तो ये सारी चीजें जो भी होती हैं उनको हम बोलते हैं किसी भी वेब पेज की स्टाइलिंग। फाइन, कि कोई हेडिंग देखते हो आप ब्लू कलर की है, कोई रेड कलर की, कोई किसी भी कलर की, तो वो सब भी स्टाइलिंग का ही पार्ट है। तो किसी भी वेब पेज को स्टाइल करने के लिए, उसमें एक्स्ट्रा स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए CSS यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग मतलब जोड़ना, स्टाइल शीट एक स्टाइल से भरी हुई शीट को HTML पेज के साथ जोड़ना, राइट। तो स्टाइलिंग को HTML पेज के साथ ऐड करने के लिए CSS यूज किया जाता है। फाइन, डिटेल में थोड़ा सा और देखते हैं इसको, ओके। वाई यूज CSS, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, क्योंकि MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज, फुल फॉर्म्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। CSS is used to define styles for your web page, including the design, layout, variations in display for different devices and screen sizes. कई बार क्या होता है, आप लैपटॉप में खोलो तो स्क्रीन इतनी बड़ी दिखाई देती है, सब कुछ वैसा ही, और मोबाइल में खोलो तब भी सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है, बट साइज छोटा हो जाता है। तो ये जो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वेब पेजेस है कि कैसे छोटी साइज के हिसाब से रिस्पॉन्स करता है, वो सब हम लोग स्टाइल शीट के थ्रू ही करते हैं। फाइन, ओके। अब CSS का सिंटैक्स क्या होता है वो देख लीजिए। A CSS rule set consists of selector and declaration block. CSS को जब भी आप ऐड करोगे तो उसमें कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एट्रीब्यूट का होता था वैसे ही CSS का है। जैसे आप हेडिंग की स्टाइलिंग करना चाहते हो, आप इस हेडिंग की स्टाइलिंग करना चाहते हो H1 की, तो H1 के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आप अगर स्टाइल करना चाहते हो तो पहले उसे सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो जिस भी टैग को सेलेक्ट कर रहे हो उसके लिए सिलेक्टर यूज किया जाता है। ये देखो सिलेक्टर, ठीक है। तो एक चीज हो गई सिलेक्टर, ये जिसकी बात कर रहे थे, और एक डिक्लेरेशन।
सिलेक्टर से सिलेक्ट होगा वो टैग जिसकी आप स्टाइलिंग करना चाहते हो, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन से पता चलेगा या डिक्लेरेशन से पता चलेगा कि क्या स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज किया जाता है, ठीक है। उन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये हो गया प्रॉपर्टी, जैसे कलर, कॉलन, ब्लू, ये हो गई वैल्यू। एट्रीब्यूट में आप याद रखते होगे कि टैग के अंदर मान लो ये ए टैग था, टैग का नाम और उस टैग का नाम इज इक्वल टू ये यहाँ पे उसकी वैल्यू होती थी। वैसे ही जब आप H1 की, अभी देखना एग्जांपल कैसे होता है, H1 की स्टाइलिंग करने आ रहे हो तो CSS कैसे यूज करोगे, डिक्लेरेशन में उसकी प्रॉपर्टी, वैल्यू। अगर एक साथ और भी कुछ चीजें उसकी चेंज करनी है, प्रॉपर्टी वो करनी है स्टाइलिंग, तो उसी के साथ सेमी कॉलन लगाओ और दूसरी प्रॉपर्टी और दूसरी उसकी वैल्यू। इस तरह से आप कॉलन लगा के, सेमी कॉलन लगा के डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो। एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट ये स्ट्रक्चर याद करना जरूरी है कि सिलेक्टर होता है और डिक्लेरेशन होता है। सिलेक्टर में जो भी टैग सिलेक्ट करते हैं उसका नाम लिखते हैं, और डिक्लेरेशन में प्रॉपर्टी और वैल्यू के पेयर्स होते हैं, सेमी कॉमा सेपरेटेड। आई थिंक स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे। क्या दो चीजें होती हैं, एक होते हैं सिलेक्टर जिसमें टैग के नाम आते हैं, दूसरा होता है डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन में क्या होता है, डिक्लेरेशन में प्रॉपर्टी और वैल्यू के पेयर्स होते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू के पेयर्स होते हैं, सेमी कॉलन सेपरेटेड। ये देखो सेमी कॉलन सेपरेटेड, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आई थिंक आई एम क्लियर नाउ, राइट। अगर कंफ्यूजन है तो फिर से रिवाइज कर लो इसको। ओके फाइन। और CSS के बारे में सुन देख लो। सेलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट या टैग, एलिमेंट मतलब टैग, जिस भी सेलेक्ट कर, जैसे H1 मैंने कहा, जो सेलेक्टर होते हैं वो टैग के नाम को पॉइंट करते हैं। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन आर मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाई सेमी कॉलन। डिक्लेरेशन मीन्स प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर सेमी कॉलन, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर, और ये सब इसमें रहता है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा सेलेक्टर। आई थिंक इज इट ओके। ओके, अब जो CSS यूज करते हैं उसे यूज करने के तरीके हैं। हमने कहा कि स्टाइल शीट को कास्केड तो करना है HTML पेज के साथ, बट उसके तरीके होते हैं। यही टाइप्स ऑफ CSS पूछा जाता है कि कितने टाइप के होते हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ओके, तो CSS 3 तरीके का होता है। एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। यहाँ पे इनके नाम से कुछ एक डिफरेंस पता चलता है, वो डिफरेंस मैं बता दूं। इनलाइन का मतलब होता है उसी टैग के अंदर, जैसे H1 है, अब यहीं पे हमने CSS लगा दी तो इनलाइन हो गई, ठीक है। ओके, उसी टैग के अंदर। इंटरनल का मतलब होता है ये आपका HTML पेज था, राइट। HTML का आप जो कोडिंग कर रहे थे उस HTML के अंदर आपका जानते हो क्या है, HTML होता है पहले, राइट। HTML के बाद हेड होता है, याद आया, हेड, और हेड यहाँ पे क्लोज होता था। तो उस हेड के अंदर जब कोई हम स्टाइलिंग लिखते हैं तो उसे हम इंटरनल स्टाइलिंग कहते हैं। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, ये आप जहाँ पे HTML का कोड कर रहे थे वो, और एक अलग आपने जैसे नोटपैड खोल लिया, दूसरा नोटपैड खोला और उसके अंदर एक फाइल बनाई, जैसे आपने फाइल बनाई स्टाइल, जो भी आप नाम रखना चाहो, style.css, ठीक। उस CSS के अंदर आपने सारी स्टाइलिंग करी और इस पेज को यहाँ पे हेड के अंदर लिंक कर दिया, ठीक है। हेड क्या होता है, वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो गई कि भाई उस वेब पेज का नाम क्या होगा, तो उसके लिए टाइटल टैग यूज कर लिया। फिर हमने कहा कि उसके अंदर स्टाइलिंग भी रखी जा सकती है, क्योंकि वो पूरे वेब पेज पे अलाउ होने वाली है, या उस पे कास्केड होने वाली है, या उस पे इफेक्ट डालने वाली है। तो उस वेब पेज की स्टाइलिंग को भी हम लोग हेड के अंदर लिंक करते हैं। कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। डिफरेंस देख लो कि इंटरनल इनलाइन में उसी टैग के अंदर CSS लगाते हैं या स्टाइलिंग करते हैं। इंटरनल में पूरे उसी जो आप वेब पेज पे काम कर रहे हो या HTML पेज पे काम कर रहे हो उसके अंदर हेड के अंदर लिखते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक अलग पेज बना, एक अलग जगह फाइल बनाते हैं जहां पे स्टाइलिंग लिखते हैं और उस स्टाइलिंग वाले पेज को अपने HTML पेज में लिंक कर देते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली फाइल, ठीक है। अब यहाँ .css और ये सब क्या है वो बताता हूँ। नोटपैड ओपन करो, नोटपैड में सिंपल H1 के अंदर वही कलर क्या हो गया, रेड,
लिख लिया, और ये हो गई स्टाइल, और ये इसको हम लोग सेव कर लेंगे .css एक्सटेंशन के साथ। यहाँ लिख लो स्टाइल .css, इसके नाम के साथ सेव करो और इसको इसके अपने HTML पेज में लिंक करो। देखते हैं एग्जांपल, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले इनलाइन CSS, लाइक 5 या 10 मिनट में कवर हो जाएगा। वेट, थोड़ी पेशेंस रखो, पूरा लेक्चर एक चीज में कवर हो जाएगा, अदरवाइज मुझे 2-3 लेक्चर बनाने पड़ते हैं। फाइन। सो इनलाइन CSS हमने कहा कि उसी टैग के अंदर, मान लो यहाँ हम कोडिंग करते चले आ रहे हैं, हेड लिखा, हेड के अंदर टाइटल लिखा, हेड क्लोज हो गया, बॉडी, अब पैराग्राफ। बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और पैराग्राफ की स्टाइल करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ था, पैराग्राफ इसके अंदर हमने इनलाइन CSS में क्या होता है, उसी टैग के अंदर यहाँ पे जो भी पैराग्राफ आपका था और ये पैराग्राफ क्लोज। अब इसके अंदर हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो स्टाइलिंग या CSS लगाने के लिए जब इनलाइन यूज करते हैं तो वहां पे एक टैग, वहां एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल। जानते हो कि ओपनिंग टैग में जब यहाँ पे कुछ लिखा जाता है पैराग्राफ के बारे में या टैग के बारे में तो उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये देखो एक स्टाइल एट्रीब्यूट है। स्टाइल एट्रीब्यूट कैसे लिखा जाता है, एट्रीब्यूट नॉर्मल जैसा एट्रीब्यूट स्टाइल था, ये एट्रीब्यूट जैसे होते हैं स्ट्रक्चर, इस एट्रीब्यूट का नाम, उसके बाद उसकी वैल्यू, इन्वर्टेड कॉमा, सेम वैसे ही लिखेंगे। बट एक एट्रीब्यूट ये हो गया स्टाइल, ये यहाँ पे इनलाइन CSS को दिखाता है। आई थिंक क्लियर है। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट CSS के लिए यूज करते हैं स्टाइल, वो स्टाइल एट्रीब्यूट उस पैराग्राफ की CSS या स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। तो जब भी आपसे MCQs में पूछा जाएगा कि इनलाइन CSS में CSS लगाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइन। इनलाइन CSS में CSS लगाने के लिए एट्रीब्यूट यूज करते हैं, राइट और एट्रीब्यूट का नाम क्या होता है, स्टाइल। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो अब यहाँ देखो कैसे लिखा गया एट्रीब्यूट, हमने देखो क्या लिखा, स्टाइल। स्टाइल के अंदर ये हो गई उसकी प्रॉपर्टी, ये हो गई उसकी वैल्यू। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट का नाम हो गया। उसके अंदर हमने क्या कहा था, जो आप CSS यूज करते हो उसमें प्रॉपर्टी और वैल्यू के पेयर्स होते हैं, ये प्रॉपर्टी का नाम और इसकी ये वैल्यू का नाम। ठीक है, जो नॉर्मल एट्रीब्यूट होता है और स्टाइल एट्रीब्यूट होता है उसमें यही एक डिफरेंस है। नॉर्मल एट्रीब्यूट में स्ट्रक्चर, जैसे नॉर्मल का तो स्ट्रक्चर तो सेम है कि स्टाइल हमने लिखा और स्टाइल इज इक्वल टू ये इन्वर्टेड कॉमा, ये हो गई उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी, ये हो गई उसकी वैल्यू, राइट। लेकिन आप CSS यूज कर रहे हो तो CSS में आप जानते हो स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रॉपर्टी और वैल्यू पेयर होते हैं, ये प्रॉपर्टी ये वैल्यू। सो प्रॉपर्टी क्या हो गई, कलर, और इसकी वैल्यू हो गई रेड। ठीक है, ओके। सो जब वेब ब्राउजर इसे रीड करेगा तो क्या होगा, पैराग्राफ बनाएगा और पैराग्राफ में कलर को रेड कर देगा, तो जो भी पैराग्राफ यहाँ पे लिखा होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। आई थिंक क्लियर। सो इनलाइन हो गया। इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल में हमने कहा था कि जो भी हम वेब पेज बना रहे हैं या HTML पेज बना रहे हैं उसमें हेड के अंदर हम लोग स्टाइलिंग करेंगे, राइट। अब हेड के अंदर स्टाइलिंग करने के लिए हेड के, अब दो टैग्स के बीच में अगर कुछ लिखना है तो वहां एट्रीब्यूट तो लिख नहीं सकते, तो वहां पे टैग्स ही आते हैं। जैसे टाइटल टैग एक आता है कि टाइटल बताता है कि वेब पेज का नाम क्या होगा, राइट। उसी तरीके से एक टैग और आता है स्टाइल। स्टाइल टैग शुरू होगा, यहाँ स्टाइलिंग होगी और स्टाइल टैग क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे हेड क्लोज, राइट। ठीक है जी, फाइन। सो इनलाइन में क्या करते थे, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होता था क्योंकि सेम टैग के अंदर करना होता था तो एट्रीब्यूट की तरह, यहाँ पे स्टाइल टैग की तरह यूज होता है। तो अगर मैं मेन MCQ के लिए बात करूं तो इंटरनल CSS में एक स्टाइल टैग यूज होता है, स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज, और स्टाइल टैग कहाँ होता है, हेड के अंदर। ये सबसे बात इंपॉर्टेंट है कि हेड के अंदर स्टाइल टैग यूज करते हैं और उसके थ्रू CSS कराते हैं। जैसे अब हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं, जो एक बनाना है प्रोग्राम है, डॉक टाइप्स लिखा, फिर HTML स्टार्ट किया, HTML स्टार्ट करने के साथ HTML क्लोज कर दिया, देन हेड स्टार्ट किया, और हम कहते हैं कि इंटरनल के में हम क्या करते हैं, हेड के अंदर स्टाइल टैग यूज करते हैं, राइट। सो इस स्टाइल टैग के लिए देखो, इस स्टाइल टैग के लिए
सॉरी, राइट, यहाँ पे देखो स्टाइल टैग है। स्टाइल टैग में, सॉरी फॉर द डिले, ओके, ये स्टाइल टैग ओपन किया, स्टाइल टैग क्लोज किया और इसके अंदर हमने ये अपनी पूरी स्टाइलिंग लिख दी। अब स्टाइलिंग कैसे लिखी है, हमने क्या कहा था, सिलेक्टर का नाम, तो यहाँ पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और उसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर होते थे। प्रॉपर्टी क्या हो गई, कलर, राइट, कलर क्या हो गया, रेड, एक चीज, फिर सेमी कॉलन लगाया। दूसरा प्रॉपर्टी वैल्यू क्या हो गई, हमने कहा टेक्स्ट अलाइन, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसका अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो वो कर दियो सेंटर, राइट। तो ये देखो इस तरह से प्रॉपर्टी कर दी। टेक्स्ट अलाइन मतलब सेंटर, लेफ्ट और राइट हमने बताया था, सेम वही चीज। तो स्टाइलिंग हेड के अंदर करते हैं, ये इंटरनल हो गया। और स्टाइल टैग, अगर इसमें फाइनल हम एमसीक्यू की बात करें तो क्या बन सकते हैं, इंटरनल सीएसएस में क्या करते हैं, जिस एचटीएमएल पेज में आप काम कर रहे हो, कोड कर रहे हो, वहां हेड के अंदर, रिमेंबर हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग यूज करते हैं सीएसएस के लिए, ये याद रहेगा, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग यूज करते हैं। फाइन, अब ये देखो कहाँ अप्लाइड होगा, ये जो पी है, जितने भी बॉडी के अंदर पैराग्राफ्स होंगे उन सब पे जाके ये अप्लाइड हो जाएगा। एक्सटर्नल सीएसएस की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल सीएसएस या एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बात करें तो हमने क्या कहा था, एक अलग नोटपैड खोलेंगे। नोटपैड में हम क्या करेंगे, जो भी हमें स्टाइलिंग करनी है उस स्टाइल शीट का नाम डॉट सीएसएस एक्सटेंशन रखेंगे, सीएसएस एक्सटेंशन रखेंगे। ये देखो, ये है सीएसएस एक्सटेंशन, इस नाम से सेव करोगे और उस फाइल में लिखोगे क्या, वो यहाँ देखो। हमने कहा कि हमें बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हमने क्या लिखा, बॉडी सिलेक्टर, सिलेक्टर के बाद वही देखो कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू। उसी तरह फिर से एक सिलेक्टर यूज किया, हेडिंग, हेडिंग में प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है, वही चीज इतनी लिखी और इस सेव कर लिया mystyle.css के नाम से। अब इस वाली जो CSS को हम लोग अपने HTML पेज में ऐड करेंगे, ओके, अपने HTML पेज में ऐड करेंगे। कहाँ, हेड के अंदर, रिमेंबर हेड के अंदर क्या करेंगे, एक टैग यूज होता है लिंक, और इस लिंक टैग में कोई भी इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, लिंक का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। फाइन, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट रखा रेल का मतलब होता है रिलेवेंस, कि आप जो लिंकिंग कर रहे हो दूसरे फाइल से वो क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है, तो वो एक स्टाइल शीट है, ठीक है। उसका टाइप क्या है, वो CSS टाइप की है, वो CSS टाइप की है, CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS.CSS टाइप की है। और href बताता है कि उसका जो रेफरेंस है, उसका रेफरेंस क्या होगा, या उसकी मतलब नाम क्या होगा, रेफरेंस हो गया mystyle.css, फाइल का नाम ये है .css। इस फाइल को हम लोग यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। ये लिंक कर दोगे तो जो भी यहाँ पे स्टाइलिंग करी गई है वो सारी स्टाइलिंग आपके यहाँ पे शो होगी। तो आपकी जो बॉडी होगी उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा, आपके जो हेडिंग है H1 उसका कलर नेवी हो जाएगा, ठीक है जी। आई थिंक एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्लियर होगी। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक अलग एक शीट बनाते हैं, उसे सेव करते हैं, उसके नाम .css फाइल बनाते हैं, जिसे कहते हैं .css फाइल या नाम .css फाइल, जो भी, उसके अंदर स्टाइलिंग करते हैं और उसको लिंक कर देते हैं हेड में। हेड में लिंक करने के लिए लिंक टैग यूज करते हैं, जिसका मेन एट्रीब्यूट होता है href, जो बताता है उसका नाम क्या है, ठीक है। ओके, सो एक्सटर्नल शीट हो गई। फाइन, यहां इतना हो गया, HTML में आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। फाइन, अगर और कोई डाउट हो तो आप अपना मेंशन कर सकते हो, तो मैं बाद में उसको बता दूंगा। फाइन, ओके।